हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात करेंगे यूनिट 2 पे, जो कि हमारा है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड के बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। और इसके अंतर्गत एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ये यूनिट आपका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपने पिछली यूनिट पढ़ा है ना, वही सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है, बस थोड़ा विस्तृत में आपको पढ़ना है। तो हम बहुत इजी में और बहुत कम टाइम में इसको रिवाइज कर रहे होंगे। पहला हमारा 2.1 है नॉन सेगमेंटल के बारे में आपको पढ़ना है। उसकी क्या इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी। जो वॉइस के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं आपकी। वॉइस के ही प्रकार मैंने कल बताया था ना, मैंने आपको चार्ट दिखाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि आवाज़ के 3 पार्ट्स होते हैं, आवाज़ के 3 भागों में होते हैं। वो तीव्रता, पिच और क्वालिटी होती है, ठीक है। तो वही आपको पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है सेगमेंटल के बारे में आपको जानना है। उसके अंतर्गत आपका आर्टिकुलेशन आता है, और आर्टिकुलेशन में आपके कॉन्सोनेंट और वॉवेल आते हैं, तो हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अगला है 2.3, हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है कॉन्सोनेंट का। देखिए, ये जो यहाँ पे टॉपिक है ना, वो सेम टॉपिक आपको यहाँ पे है। जैसे वहाँ पे आपको आर्टिकुलेशन में कॉन्सोनेंट, वॉवेल, डिप्थोंग ये चीज़ें जाननी रहती हैं। और 2.3 में हम क्या पढ़ेंगे कि उसी जो आपका कॉन्सोनेंट है उसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे कि प्लेस के आधार पे उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है, मैनर के आधार पे मतलब व्यवहार के आधार पर, वॉइसिंग आवाज़ के आधार पर किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है, वो हम पढ़ेंगे। और 2.4 हमारा है क्लासिफिकेशन और वॉवेल। देखिए, यहाँ पर भी हमें वॉवेल के बारे में जानना है, और यहाँ पर भी हमें वॉवेल का वर्गीकरण के बारे में जानना है। तो हम इन दोनों टॉपिक को, जो 2.3 एंड 2.4 है, उसको 2.2 के अंतर्गत ही सारा पढ़ लेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट आता है सुप्रा सेगमेंटल के बारे में आपको जानना है। उसका इंटोनेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, पोज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, मतलब एक इजी यूनिट इसको हम कह सकते हैं। और आपको ये याद करने वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएंगी, तो आपको जो है इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेना है। यूनिट 2.1 से स्टार्ट करते हैं। नॉन सेगमेंटल है, इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी के बारे में पढ़ना है। जैसे आप गैर खंडी, ठीक है, ये आप जो है अतिखंडात्मक, इस तरीके से इसका नाम है। आप इंग्लिश में याद रखिए, नॉन सेगमेंटल कहते हैं। तो नॉन सेगमेंटल क्या होता है, ये वाणी का मतलब जो स्पीच होती है उसका एक ऐसा भाग होता है जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। मतलब हर एक एक्सेप्ट में, मतलब स्पीच के हर एक चीज़ में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसे हम नॉन सेगमेंटल कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आता है पिच, इंटेंसिटी आदि, इन सब चीज़ों को जो है विभाजित करता है। जैसे कोमल है तो का, ओ, मा, मतलब इसको तोड़ तोड़ के जो पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये जानना है। देखिए, इस तरह से जो होता है आपका ए है, उसका मतलब ई होता है, ई डब्ल्यू है, ये आपके डिप्थोंग जो है वो कहे जाते हैं। एक साथ जब 2 वॉवेल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम डिप्थोंग कहते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, जब एक साथ हम 2 वॉवेल का इस्तेमाल करते हैं वो डिप्थोंग कहलाता है आपका। जैसे ई आई है, जैसे वॉवेल होते हैं आपके इंग्लिश में 5, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो जब 2 वॉवेल का इस्तेमाल किसी एक साथ किया जाता है तो आपको डिप्थोंग के अंतर्गत आता है। अगला बात करते हैं 3.2 पे, जो कि हमारा है सेगमेंटल के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे आपको इंटेंसिटी के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी तो मुझे बताया ही नहीं। तो आप देखेंगे कि मैंने ऊपर जब मैंने आपको पढ़ा रखा था तो मैंने वहाँ पे आपको क्लियर कर दिया था। मैं एक बार यहाँ से भी आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे इसको लेकर के। तो जस्ट वेट ऑफ, देखिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, नॉन सेगमेंटल लिखा गया है, उसके अंतर्गत वॉइस आता है। वॉइस मैंने कल के अपने जब इसका यूनिट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है कि वॉइस क्या होता है। तो वॉइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बार ज़रूर बता दूंगी। वॉइस होता है कि जब हमारे फेफड़े से जो वायु निकलती है हमारे कंठ पर पड़ती है, तो कंठ पर पड़ने के बाद जो होती है, जब हमारे मुँह से बाहर निकलती है जो वो ध्वनि, जो ध्वनि हमारे कंठ पर पड़ के घर्षण के, मतलब फेफड़े से जो वायु रहती है और कंठ जो आपका वोकल फोल्ड होता है उस पर कंपन होता है, कंपन के फलस्वरूप जो ध्वनि निकलती है वो वॉइस होती है। और वॉइस के अंतर्गत ही देखिए इसमें 3 चीज़ें आती हैं। पहला आपका उतार चढ़ाव आता है, मतलब जिसे आप लाउडनेस कहते हैं, ठीक है। जो कंपन के जो उतार चढ़ाव आपका आता है वो आपका लाउडनेस होता है। अंतराल होता है जिसे आप पिच कहते हैं,
ठीक है। तो इसमें हाई पिच और लो पिच पाया जाता है, हाई पिच फीमेल में और लो पिच मेल में पाई जाती है। अगला है गुण होता है, जो आवाज़ की गुणवत्ता के बारे में बताता है कि आवाज़ कैसी है, लयात्मक है, मधुर है, कैसी है आवाज़, कैसी है उसके बारे में बताता है, गुणवत्ता के बारे में। ठीक है, तो ये आपका होता है। और यही चीज़ें देखिए हमें दोबारा से पढ़नी है, तो बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, एक मतलब एक रिवीजन के तौर पे जो है इसको आप लेकर के पढ़िएगा। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा। और ये चीज़ें थोड़ी सी याद करने वाली हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। देखिए सिगमंडल के अंतर्गत आता है, वाणी को जो छोटे छोटे रूप में विभाजित करते हैं उसका अध्ययन करते हैं, वही आपका सिगमंडल होता है। जैसे इसमें स्वर व्यंजन आता है, मतलब इसमें आर्टिकुलेशन आता है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है उच्चारण आता है, और उच्चारण के अंतर्गत आपके वोवेल एंड कॉन्सोनेंट आते हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले जान लीजिए कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो कॉन्सोनेंट होता है कि जब हम बोल रहे हों और हमारी आवाज़ में कोई घर्षण के द्वारा अगर कोई ध्वनि हमारे बाहर निकलती है मुंह से, तो वो कॉन्सोनेंट होती है। जैसे वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में उच्चारकों की भूमिका सक्रिय होती है तथा अधिक समय लगता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और वो ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये डिफिनीशन तो आप ना जाने कितने सालों से पढ़ते आ रहे होंगे कि जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करें, मतलब बोलते वक्त जो है वो स्वर के साथ हम उसका बोलते हैं, तो वो आपकी कहलाती है व्यंजन। जैसे आप का उच्चारण करते हैं तो का अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ये का आधा होता है और इसमें जो पूरा होता है वो आ होता है, जो कि एक वोवेल एक स्वर होता है। ठीक है, तो जो हम किसी की सहायता से जब उच्चारित करते हैं या एक घर्षण के साथ जो ध्वनि हमारे मुंह से बाहर निकलती है वो आपकी कॉन्सोनेंट होती है। और व्यंजनों को उनकी विशेषता के आधार पर 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक उच्चारण के आधार पर जो प्लेस के आधार पे है, एक व्यवहार के आधार पर जो मैनर के आधार पे है, और एक आवाज़ के आधार पर जो वॉइसिंग के आधार पे है। तो तीनों आपके सिलेबस में दिया गया है, आपको तीनों ही पढ़ना है। उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि जब आप बोल रहे हो तो किस स्थान से ध्वनि निकल रही है, जैसे कंठ से वो आवाज़ निकल रही है, या ओठ के स्पर्श से आवाज़ निकल रही है, या दांत के स्पर्श से आवाज़ निकल रही है, तो किस स्थान से आवाज़ निकल रही है उसके आधार पर जो है विभाजित किया गया है, मतलब कौन से उच्चारक अंग से आवाज़ बाहर आ रही है उसके आधार पर। ठीक है, पहला है आपका दंती, मतलब दंत होता है, वे ध्वनियाँ जो जीभ के अग्रभाग द्वारा दांतों को छूने से उत्पन्न होती है, मतलब जब हमारी जीवा है वो हमारे दांतों के अग्रभाग को स्पर्श करे और उससे हमें ध्वनि उत्पन्न हो, तो उसे हम दंतीय ध्वनियाँ कहते हैं। आपको याद रखना है ता वर्ग के अंतर्गत जितनी भी ध्वनियाँ आती हैं सब दंतीय होती हैं, जैसे त, थ, द, ध, न। जब आप बोल रहे होंगे त, थ, द, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी जीभ जो है वो आपके अग्र ओठ को, अग्र जो दांत होते हैं उनको वो स्पर्श करती है। जैसे आपने त बोला, एक बार बोल के देखिएगा, त, थ, द। तो इसमें क्या होता है कि जब जीभ जो रहती है वो हमारे अग्र दांत जो रहता है उसको स्पर्श करती हुई निकलती है, तो इसे हम दंतीय ध्वनियाँ कहते हैं। अगला है ओष्ठी ध्वनियाँ। ओष्ठी ध्वनियाँ क्या होती हैं कि वे ध्वनियाँ जो दोनों ओठों की सहायता से बोली जाएं, मतलब जब आप बोल रहे हैं तो आपके दोनों ओठ जो हैं वो उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वह दंतीय मतलब ओष्ठी ध्वनियाँ कहलाती हैं। जब आपके ओठ जो हैं, दोनों ओठ जो हैं उनकी सहायता से आप बोल रहे हो, जैसे जितने भी पा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, तो इनको बोलने में आपके आगे की जो ओठ होते हैं, मतलब दोनों ओठों की सहायता से हम बोलते हैं, उन्हें हम ओष्ठी ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला है दंतोष्ठी ध्वनियाँ। दंतोष्ठी का मतलब होता है, देखिए यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको बस नाम याद रखनी है, बाकी आपको इजीली आप जो है अगर एक बार भी फोकस होकर के पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप लोग ना जाने कितने दिनों से इसको पढ़ते आ रहे होंगे, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा मेरे हिसाब से, बाकी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा हार्ड ज़रूर हो जाएगा। दंतोष्ठी ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करने में हमारे दांत और ओठ दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दंतोष्ठी कहते हैं। जैसे वा, जब वा का उच्चारण आप करते हैं तो दांत और ओठ दोनों की सहायता से आप बोलते हैं, तो वह एकमात्र ऐसा वर्ड है जो दंतोष्ठी में आता है। अगला है कंठ। कंठ का मतलब होता है जीभ का पृष्ठभाग जब कोमल ताल को स्पर्श करते हुए हवा को रोककर ध्वनि को आगे बढ़ाए, उसे हम कहते हैं कंठ, कंठीय ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे जब आप बोल रहे हो तो आपका जो नरम तालु होता है,
ठीक है। नरम ताल या कोमल ताल दोनों एक ही नाम है। तो जीभ का जो पृष्ठ भाग है, जीभ का जो पिछला भाग है, जब अब वो आपके नरम ताल को स्पर्श करते हुए ध्वनि को बाहर निकालता है, उसे हम कहते हैं कंठी ध्वनियाँ। जैसे जब आप का उच्चारण करते हैं, ये तो आप बहुत दिन से पढ़ रहे होंगे, आप लोग संस्कृत में अगर पढ़ रहे होंगे तो आप लोग इसको भी पढ़ते होंगे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इच यशा नाम तालु। तो ये आपके लिए बहुत, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये थोड़ा है तो संस्कृत में, लेकिन आपको इससे पता चल जाएगा कि हाँ कौन कौन सा उच्चारण स्थान किस, मतलब कौन कौन से वर्ड जो हैं वो किस किस जगह से बोले जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार सर्च करिएगा या फिर आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, आपको संस्कृत में मिल जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्डों का वर्गीकरण किया गया है, तो ये संस्कृत में जो है बिल्कुल इजीली वे, मतलब बहुत ईजी वे में ये बताया गया है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। जो आपका है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इच यशा नाम तालु, तो इस तरीके से है। उसको एक बार आप एक चार्ट के थ्रू बना करके उसको रिवाइज कर लीजिएगा, इजीली याद हो जाएगा। तो ये कंठी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। और कंठी मतलब जो कंठ से बोली जा रही हो, जैसे क, ख, ग, घ। तो जब आप इसको बोलते हैं तो आपका जीभ का जो पृष्ठ भाग रहता है वो आपके नरम तालु को स्पष्ट करते हुए वायु को बाहर निकालता है, तो वो कंठी ध्वनियाँ होती हैं। अगला है मूर्धन्य ध्वनियाँ। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में के समय जीभ का जो निचला भाग है वो घूमकर ऊपर ताल को छूता है, जिससे अवरोध होता है, उन्हें हम मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। अगला आपका व्यवहार के आधार पर है व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यवहार के आधार पर इसको हम स्पर्शी ध्वनियों में वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है कि ऐसी ध्वनियाँ जो बिना किसी स्पर्श के ना बोल जाएं, जिनको बोलने में कहीं ना कहीं जीभ का भाग जो है वो कहीं ना कहीं स्पर्श के द्वारा ही बाहर निकालता है, उसे हम स्पर्शी ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हैं मुंह के किसी विशेष स्थान पर, जैसे इसका कंठ हो सकता है, तालु हो सकता है, मूर्धा हो सकता है, दांत हो सकता है, ओठ हो सकता है, इन सब में किसी भी एक स्थान को स्पर्श करके निकले उसे हम स्पर्शी ध्वनियाँ कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जो आपके 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, तो ठीक है। ये जो आपके वर्ग हैं, इन सभी पांचों जो ये आपके वर्ग होते हैं, इन पांचों को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। अगला है संघर्ष व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायुमुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले, उसे हम मतलब एक ऊष्मा निकले आपके मुंह से और फिर वो ध्वनियों का उच्चारण हो, उसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे स हो गया आता है श्र, ख, श्र, हाँ। तो आप देख रहे होंगे जब आप श्र बोलते हैं तो आपके मुंह से जो है एक घर्षण के साथ, एक ऊष्मा के साथ जो है आवाज़ बाहर निकलती है, तो उसे ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला है अंतस्थ व्यंजन। इसे हम अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। मतलब जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों या व्यंजनों के बीच स्थित होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, लावा, ये आपके अर्धस्वर भी कहे जाते हैं। अर्धस्वर व्यंजन इसको हम कहते हैं। या, र, लावा को आपसे दोनों पूछ सकता है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं या अर्धस्वर व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, वो आपसे पूछेगा या जो है क्या वो कंठी ध्वनियाँ हैं, तो आपको बताना रहेगा जी नहीं, कंठी नहीं होती, अंतस्थ व्यंजन होता है वो, ठीक है। तो ये आपको ऐसे एक एक वर्ड का याद रखना है कि उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन जब जीभ के आगे का भाग ऊपर मसूड़ों के किनारों को जल्दी जल्दी या बार बार स्पर्श करे उसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे आप ट्रक बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप ट्रक बोलें या फिर र का उच्चारण करते हैं, तो ये सारे आपके लुंठित व्यंजन जो हैं वो कहलाते हैं। अगला है नासकीय व्यंजन। नासकीय ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण नाक से किया जाता है। मतलब जैसे जो भी पंचम वर्ड होते हैं आपके, ठीक है, सारे के सारे जो पंचम वर्ड हैं, जैसे अड़ा, अंगा हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया, तो ये सब आपके कहलाते हैं नासकीय ध्वनियाँ। अगला आपको याद रखना है अनुनासिक ध्वनियाँ कौन सी होती हैं और उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। और ये उच्चारण के स्थान पर ये आपको तो बिल्कुल ईजिली पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे वो आपसे पूछ ले कि चा का उच्चारण कहाँ कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि चा का उच्चारण स्थान क्या है। वो आपसे पूछे जा का उच्चारण स्थान क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हर एक वर्ड का क्या क्या उच्चारण स्थान है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये याद करना। अगला है आवाज़ के आधार पर। आवाज़ के आधार पर भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अघोष होता है। अघोष का मतलब होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं, ठीक है। घोष और अघोष 2 वर्ड होते हैं।
आ का मतलब होता है नहीं, आ एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। और घोष का मतलब होता है एक ध्वनि, एक कंपन। तो अघोष का हो जाएगा जिसमें कंपन ना हो, ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलने में कोई कंपन ना हो उनको हम कहते हैं अघोष ध्वनियाँ, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला एवं दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है। जैसे 5 वर्ग हैं आपके, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, और टा वर्ग, ये 5 आपके वर्ग होते हैं। तो इन 5 वर्गों में जो हर एक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण रहता है वो आपका अघोष कहलाता है। याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, जो आ होता है वो स्वर का सबसे पहला अक्षर होता है। तो पहला अक्षर जो होगा, पहला और दूसरा, वो आपका अघोष कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। आ जो होता है, अघोष लिखा है ना, तो अघोष में आ जो है वो स्वर का पहला अक्षर है, तो इसमें पहला और दूसरा आता है। उसके बाद सघोष होता है, मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो उसे हम सघोष कहते हैं। सा का मतलब होता है साथ में, घोष का मतलब कंपन है, तो कंपन के साथ जिनका उच्चारण हो उसे हम सघोष कहेंगे। और प्रत्येक वर्ण का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रहता है वो आपका सघोष रहता है, ठीक है। पहला और दूसरा आपका अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे ग, घ, अंगा, च, छ, मतलब ज, झ, इया, द, ध, न और प, ब, भ, म, तो ये आपको याद रखना है। अगला है अल्पप्राण। अल्पप्राण का मतलब होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण का मतलब, प्राण का मतलब वायु होता है, अल्प का मतलब कम होता है, ठीक है। प्राण का मतलब वायु और अल्प का मतलब कम, तो अल्प प्राण का मतलब है कम आयु। जब बोलते वक्त व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु मुंह से बाहर निकलती है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, पहला, तीसरा और पांचवा, जो मतलब 1, 3, 5 जो आपके सारे विषम वर्ण होते हैं वो आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है 1, 3, 5 जो होता है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और वहीं पे महाप्राण होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मतलब जो ध्वनि है वो आपकी ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा मात्रा में आपकी वायु बाहर निकलती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं, प्रत्येक वर्ण का जो दूसरा और चौथा जो सम होते हैं, जैसे 2, 4 होगा तो वो आपका महाप्राण में जाएगा, 1, 3, 5 होगा तो वो आपका अल्पप्राण में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। अगला हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। 2.4 हमारा है जिसमें हमें स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। तो सब कुछ मिक्स करके हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि और सारा टॉपिक ही हमारा यही है। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाएं, जिनके बोलने में किसी अन्य की सहायता न लेनी पड़े, वो आपके स्वर कहलाते हैं। मूल रूप से जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। आपको याद रखना है संख्या, मूल स्वर 11 होते हैं। वैसे स्वर पूछा जाएगा तो वो 13 माने जाएंगे। अंग और आहा ये अगोवाह माने जाते हैं, इस वजह से इनको हम स्वरों में काउंट नहीं करते हैं। क्योंकि आप स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें स्वर में कहा गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि अंग और आहा का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए मूल स्वर जो होंगे वो 11 ही होते हैं। अगर स्वरों की कुल संख्या पूछा जाएगी तो वो 13 होंगे अगोवाह को लेकर के। अगला है व्यंजनों का वर्गीकरण, मतलब स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे, जिसमें हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिनको उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब बहुत कम समय में जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं बिना किसी की सहायता से। इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, उ। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगला है दीर्घ स्वर, इसे हम द्विमात्रिक भी कहते हैं और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और बात करते हैं, ये सारे आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्लुत स्वर। देखिए सारे के सारे जो स्वर होते हैं, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो ह्रस्व हो, वो सारे प्लुत स्वर कहलाते हैं जब उनको पुकारने में हम ज़्यादा समय ले लें, ठीक है। जैसे आप बोल रहे हैं हे राम, तो ये क्या है, जो लास्ट में माँ राम आप बोल रहे हैं, जैसे आपने हे बोला और राम बोला, राम के माँ को अगर आप बार बार जैसे हे राम, तो माँ को आपने एक लंबा समय तक खींच दिया, ठीक है। तो ये जो आपका कहलाएगा ये आपका प्लुत स्वर कहलाएगा। तो ऐसे ही होता है कि प्लुत स्वर जितने भी, जैसे ओम लिख रहा है ना, ओम, तो हम जो आ रहता है उसको थोड़ा लंबा खींच करके बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं वो सब प्लुत स्वर हो सकते हैं, बस उनको जो बोलने का समय है वो अगर ज़्यादा लेकर के बोला जा रहा है तो, ठीक है। तो आपका इसके बाद आपका आता है 2.5। तो आपको इसके बारे में पढ़ना है 2.5 के बारे में। जितना आपको बताया जा रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए उतना सफिशिएंट है, बस एक भरोसे के साथ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा।
अगला है सुप्रासिग्मंडल, जिसे आप अति खंडात्मक भी इसको कहते हैं। तो सुप्रासिग्मंडल जो है वाणी के ऐसे गुण होते हैं जिनसे वाणी को संपूर्ण कहा जाता है। बिना सुप्रासिग्मंडल के वाणी को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। जैसे अगर उसमें रेट ऑफ स्पीच कम है, ठीक है, इंटोनेशन नहीं है, ठीक है, और उसमें रिदम नहीं है, ठीक है, तो ये सब क्या फ्रेजेज उसका ठीक नहीं है, तो वो वाणी को कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है, अगर उसमें कोई विकार रहता है तो वाणी को कंप्लीट नहीं करता है। तो बिना सुप्रासिग्मंडल को हम वाणी को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और सुप्रासिग्मंडल के अंतर्गत ऐसे तत्व या अवयव आते हैं जिनके द्वारा वाणी को पूर्ण रूप से सही माना जाता है। मतलब वाणी एक बेहतरीन वाणी कही जाएगी अगर उसमें सुप्रासिग्मंडल के जो गुण हैं वो रहेंगे। जैसा उसका इंटोनेशन अच्छा रहेगा, उसका स्ट्रेस जो दबाव दे जा रहा है किस तरीके से उस पर दबाव दे के बोलना है, कहाँ पे छोड़ना है, उन सब का ध्यान रखा जा रहा है। पॉजेस का ध्यान रखा जा रहा है कि कहाँ पे थोड़ा रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा रुकना है, इन सबको ध्यान में रख करके बोला जाए। रिदम का ध्यान रखना है, रेट ऑफ स्पीच अगर उसकी सही है, ठीक है, सिलेबल का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सब आपके जो है सुप्रासिग्मंडल के माने जाएंगे। अगला है इंटोनेशन क्या होता है, एक एक करके हम जानेंगे। हम यूनिट 1 में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और यहाँ पे भी रिवीजन इसको हम थोड़ा तेज़ ही लेकर के चलेंगे। इंटोनेशन होता है किसी वाक्य को बोलते समय भाव के अनुरूप वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है उसके उतार चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं। जब आप एक भाव के अनुरूप जो है उसमें उतार चढ़ाव के साथ बोलते हैं वो आपका इंटोनेशन कहलाता है। एक ही वाक्य को कई सुरों में जो है वो बोला जा सकता है। जैसे कोई एक वाक्य लिखा है उसको आप कई सुरों में बोल सकते हैं। जैसे आप हे राम भी कह सकते हैं और हे राम इस तरीके से भी कह सकते हैं। मतलब उसको बोलने का तरीका, कहाँ उतार चढ़ाव जो है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन जब एक विशेष मतलब ध्यान रख के उतार चढ़ाव को बोला जाता है तो वो इंटोनेशन ही कहलाता है। ठीक है, सामान्य कथन के लिए हम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक शब्द तथा आश्चर्यजनक विस्मय के लिए प्रयोग करते हैं। एक ही बात से जुड़कर यह चिन्ह अलग अलग अंतान बोध कराती हैं। जैसे अगर लिखा है यह तुम्हारी कलम है तो मतलब एक नॉर्मल सा बात है, एक नॉर्मल से सेंटेंस दिया है, एक अडजेक्टिव सेंटेंस दिया है कि यह तुम्हारी कलम है। ठीक है, अगर लेकिन आप पूछ ले, आपने क्या लगा दिया, क्या यह तुम्हारी कलम है, मतलब आप डाउट हो रहा है, आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या ये आपकी ही कलम है। ठीक है, और अरे यह बहुत अधिक कलम है, तो उसका मतलब ये अलग अलग सिंबल्स लगा देने से, अलग अलग तरीके से बोल देने से उसके भाव में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो यही आपका अंतान होता है। अगला है दबाव। शब्दों के उच्चारण में किसी विशेष शब्द पर बल दिया जाता है तो उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। कि जब आप बोलते वक्त किसी एक विशेष शब्द पर बल देते हैं, जैसे आप कभी कभार बोलते हैं कि कलम 100 रुपये की है, मतलब 100 पर आप ज़्यादा जोर दे के बोल रहे हैं, तो ये दबाव हो जा रहा है कि आपको समझना है कि किस वर्ड पर ज़्यादा दबाव देना है और किस वर्ड पर नहीं दबाव देना है। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं कानपुर से हूँ, ठीक है, और आप एक वर्ड बोल रहे हैं मैं भी कानपुर से हूँ, तो जो भी है उस पर आप ज़्यादा जोर दे के बोल रहे हैं। कि जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कानपुर से हूँ, तो ठीक है, उन्होंने एक नॉर्मल सेंटेंस बोला, अनुतान का ध्यान रख के उन्होंने बोला। अब आप क्या बोल रहे हैं कि आप उनसे कह रहे हैं कि भैया मैं भी कानपुर से हूँ, तो ये भी शब्द पर आप जोर दे के बोल रहे हैं ताकि आप उनको बताना चाह रहे हैं कि जहाँ से आप हैं ना वहाँ से मैं भी हूँ। तो आप कह रहे हैं मैं भी कानपुर से हूँ। ठीक है, तो भी ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं ये यही आपका है कि किस वर्ड पर आपको कितना दबाव देके बोलना है, यही आपका स्ट्रेस कहलाता है। किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय सभी अक्षरों पर समान रूप से बल नहीं दिया जाता। कुछ विशेष अक्षरों पर जो अपेक्षाकृत अधिक बल हम जो है वो देते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सारे वर्ड पर बहुत फोकस करके बोलेंगे, नहीं, कोई विशेष वर्ड रहेगा जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करके बोलने की ज़रूरत रहती है, तो उस पर ही फोकस करके हम बोलेंगे। जैसे एज एग्जाम्पल लिखा है कलम 100 रुपये की है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना कलम 100 रुपये की है, तो ये उतना प्रभावशाली नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे बोलेंगे ये कलम 100 रुपये की है, ठीक है, तो ये क्या है कि आप एक 100 रुपये पर मतलब 100 पर आप ज़्यादा दबाव देके बोल रहे हैं, ये आपका स्ट्रेस कहलाता है। अगला है पाउच। पाउच का मतलब होता है ठहराव, मतलब वाणी को उत्पादन करने में क्रम में वाक्यों के बीच में जो क्षणिक अंतराल होता है उसे पाउच कहते हैं। जैसे तुम घर चलो मैं आता हूँ, ठीक है, तो आपने क्या बोला, तुम घर चलो मैं आता हूँ, ठीक है, तो कहाँ ये जो आप थोड़ा सा ठहराव दे रहे हैं, जैसे रुको मत जाओ, ठीक है, रुको मत जाओ, तो ये सब क्या है कि कहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, कहाँ जो है आपको पूरा ज़्यादा समय से रुकना है, इन सब का जो ध्यान रखा जाता है वो आपका पाउज या ठहराव कहलाता है। अगला है आपका रिदम। वाणी के क्रम में एक टाइम पैटर्न के अनुसार बदलाव के अनुभव को हम रिदम कहते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं तो एक समय के बाद जो आपकी वाणी में परिवर्तन आता है, वाणी को आप एक उतार चढ़ाव के साथ जो बोलते हैं और जो आपके बोलने में एक वाणी में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलता है वही आपका रिदम कहलाता है।
अगला है रेट ऑफ स्पीच, मतलब 1 मिनट में जो बोले गए अक्षरों या सिलेबल की जो संख्या होती है उसको हम वर्ड की दर कहते हैं कि 1 मिनट में आप कितने, 1 मिनट या 1 सेकंड भी आप ले सकते हैं, कितने वर्ड को जो है बोल रहे होते हैं। सामान्य व्यक्ति में जो है 1 मिनट में लगभग 160 से 180 शब्द बोल सकता है, जबकि 1 सेकंड में 5 से 6 अक्षर जो है वो बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिलेबल के बारे में। तो अक्षर एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों की एक इकाई होती है। जो सिलेबल होता है कोई एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों की एक इकाई होता है जिसका उच्चारण एक झटके में होता है तथा जिसका एक अवश्य से जुड़ा रहता है। मतलब सिलेबल का मतलब होता है जिसको आप एक झटके में बोलते हैं, जैसे राम, जैसे आ, ऊ, तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके सिलेबल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा था यूनिट 2 जो है, ये कंप्लीट यूनिट 2 ये आपका है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो आप जान गए होंगे। आपको सारे जितने उच्चारण तंत्र के आधार पर, जो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसको पढ़ लीजिएगा। आवाज़ के आधार पे आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे वर्गीकरण आपको ज़रूर पता होने चाहिएगा। और सुप्रासिंग मंडल के बारे में आप पढ़िएगा। एक छोटी सी यूनिट थी और जिसे करीब आधे घंटे में आपका कवर किया गया है। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप लोग। वीडियो पे कम से कम 1 के व्यूज़ तो लगभग आपको लाना ही लाना है। ठीक है, तो आप ये काम आप ज़रूर करिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट मेरी इस वीडियो से हो रही है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।